चैप्टर सेकेंड, क्लास 9 यूपी बोर्ड। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ का बात हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, ठोस द्रव गैसों के बारे में भी हमने बात की। हमने उन पदार्थों की भी बात की जो जिन्हें अलग से बनाया गया है, जैसे बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। अब हम शुद्ध पदार्थों के बारे में बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। समान रासायनिक प्रकृति के अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के संयोग से बनते हैं। जैसे समुद्र का जल, समुद्र का जल जो है दो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना है, वो शुद्ध है। खनिज है, मिट्टी है, इत्यादि है, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है आपका यौगिक। एक तत्व होता है और दूसरा आपका यौगिक होता है। तत्व किसे कहते हैं? रॉबर्ट बायल ने सन 1661 ईस्वी में बताया कि शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, लोहा है, क्लोरीन है, गंधक है, सोना है, ब्रोमीन है, आदि है। जैसे सोना है, सोने को किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक पद्धति द्वारा उसको दो या दो से अधिक परमाणुओं में आप उसके तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि सोना हमेशा सोना ही रहेगा, चाहे वह चांदी के मिश्रण के साथ ही क्यों ना मिलकर के बना। सोने से आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, वो चांदी नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें रासायनिक और भौतिक किसी विधि द्वारा वो विभाजित ही नहीं किए जा सकते। यानी वे सबसे शुद्धतम पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी सारे तत्व, लोहा है, लोहे से कभी भी सोना नहीं बन सकता, या लोहे के कभी भी मिश्रण लोहा लोहा ही रहेगा, चाहे वो कितना हो अलग अलग तत्वों के साथ मिश्रण में क्यों ना शामिल हुआ हो। अब बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्व मुख्यतः आपने देखा होगा कि क्लास 10th और 11th 12th में आपको पढ़ना है आवर्तिता, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, आवर्त सारणी, जिसमें आपके 118 तत्व अभी तक ज्ञात हुए हैं। 118 तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। तो वो तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम कहते हैं धातु। यानी जितने भी आपके धनायन बनाने वाली प्रकृति, यानी एक और तरीके से आप इसकी बात कर सकते हैं कि वे तत्व जिनमें विद्युत धारा अथवा उष्मा प्रवाहित की जा सकती है, वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनमें निकालने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेवल करती है और हीट भी ट्रेवल करता है। तो एक सामान्य परिभाषा के अनुसार यह भी बता सकते हैं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा अथवा उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब सारे के सारे धातु में सम्मिलित हैं आपके। अधातु, अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये त्याग करके धनायन बनाते हैं, तो यह ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अधातु। जितने भी सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन आदि ये सब आपके उदाहरण हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अथवा उष्मा का संचालन नहीं किया जा सकता, वे अधातु कहलाते हैं। और उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपधातु। उदाहरण आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। ये आर्सेनिक और एंटीमनी इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो ये आपके उपधातु हैं।
अब बात करते हैं तत्व। तत्वों की विशेषता क्या होती है? तो तत्व जो है, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण क्या होता है? परमाणु होता है। तो आपने एक तत्व लिया सोडियम, तो यह सोडियम का कितना परमाणु है? सोडियम का आपका एक परमाणु है। आप सोडियम का इसे एक परमाणु कहेंगे, लेकिन यहीं अगर आपने Na2 लिख दिया है तो यहां सोडियम का कितना परमाणु हो गया? 2 परमाणु हो गया। समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी एक सोडियम के अंदर, अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के अंदर आपके 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक परमाणु के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, और एक अणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे आपके परमाणु हो सकते हैं। तो सोडियम का जितना परमाणु होगा ना, उसकी संरचना भी समान होगी, वो बदली नहीं रहेगी। इसका यह मतलब है कि अगर सोडियम को हम कहीं भी देखेंगे तो उसकी संरचना देख के भी हम क्या कर सकते हैं? उसे आसानी से पहचान सकते हैं। प्रत्येक तत्व की गुण में पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं, उनकी संगठन तथा गुणधर्म क्या होते हैं? समान माने जाते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होंगे। अरे भाई, समान तत्वों के परमाणु के अंदर जो संगठन और गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों के लिए क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी व्यक्ति आज तक पैदा हुए या जो चले गए हैं, गोलोकवास को प्राप्त कर लिए हैं, उनके फिंगरप्रिंट अलग अलग थे। उनकी आई लेंस में जो हमारा आई जो टेस्टिंग होती है वो अलग थी। उनके हाथ में पाए जाने वाली जो रेखाएं थी वो सब की सब अलग थी। उनका डीएनए स्ट्रक्चर अलग था। तो ऐसे ही भिन्न भिन्न समान तत्वों के लिए समान संगठन होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न है। अगर हमारे 118 तत्व हैं तो इन 118 तत्वों का संगठन और इनका गुणधर्म अलग अलग होता है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है, जिनमें से 27 तत्व मानव निर्मित तथा शेष प्राकृतिक है। 118 में से 27 आप माइनस कर देंगे, तो जब आप 27 माइनस करते हैं तो ये आपका लगभग 91 आता है। यानी लगभग 91 तत्व हमें प्रकृति ने दिए हैं और 27 तत्व मानव ने खुद संश्लेषित करके निकाले हैं। तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार तत्व बन गया है और फिर हम इसे सरलता से वापस हम इसके तत्वों में विभाजित कर सकते हैं, तो चाहे वो आप भौतिक पद्धति अपनाएं या चाहे रासायनिक पद्धति अपनाएं, ऐसा संभव ही नहीं है कि तत्व अपने परमाणुओं में फिर से वियोजित हो जाए। वो एक बार बन गया है तो वो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं यौगिक को। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल एक यौगिक है। इसमें देखिए दो तत्व शामिल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। की विशेषताएं हमने यौगिक के बारे में जाना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उनसे बने जो तत्वों का एक समांगी मिश्रण होता है वह यौगिक कहलाता है, और उनमें उनके समांगी मिश्रण का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। तो उन यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। तत्वों का एक निश्चित अनुपात होना ही चाहिए। जैसे आप नॉर्मल तौर पर पानी के विषय में सुने होंगे, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहां आप ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 16, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर हाइड्रोजन का परमाणु बाहर निकालने जाएंगे आप तो इनमें इसके अनुपात के हिसाब से इसका 2 आएगा और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 × 2 और 2 × 8 16। यानी जब कभी भी आपको पानी बनाना होगा तो आप 1:8 का अनुपात लेंगे तो ही पानी बनेगा, अन्यथा पानी नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 और ऑक्सीजन को 8 होना पड़ेगा। और ये फिक्स कंपोजिशन है। इसके अलावा अगर आपका कंपोजिशन थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो पानी बनेगा नहीं। तो इसीलिए किसी भी यौगिक के बनने के लिए उनके तत्वों का अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। दूसरा,
यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, उष्मा, वैद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। जब कभी भी यौगिक बनता है तो या तो प्रकाश या उष्मा ली जाती है, नहीं तो उससे उत्सर्जित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, नॉर्मल तौर पर आप कार्बन जब भी जलाते हैं, जब भी कार्बन का दहन किया जाता है, जैसे कार्बन आपका लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, आपका कोई भी कार्बन से बना पदार्थ हो गया, जब आप उसे जलाते हैं तो क्या निकलता है? उष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और धुआं निकलता है। उत्सर्जित कोई नया पदार्थ, या तो वो उष्मा उत्सर्जित या प्रकाश या तो अवशोषित करेगा, नहीं तो उत्सर्जित करता है यौगिक बनने के प्रति। प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं सामांगी पदार्थ होते हैं। जो भी यौगिक हुए हमारे पास वो शुद्ध एवं सामांगी मिश्रण होते हैं। यौगिक उनके अवयवों में साधारण तथा भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। कह रहा है कि साधारण या भौतिक विधि द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रासायनिक विधि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि इनके बीच में बंध बंधे होते हैं, वो भी प्रबल बंध होते हैं, जिन्हें तोड़ना साधारण या भौतिक विधियों द्वारा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब हम लोग इसके विषय में बात करेंगे 3rd चैप्टर में, जब हम परमाणु के बारे में जहां पर हमें बात करनी है। यौगिकों के एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं, यह भी आप बात जानते हैं। जैसे पानी ही हमारा एक यौगिक है, इसका गलनांक जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और क्वथनांक आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपसे हम ले रहे हैं सामाजिक तौर पर। जैसे आपका दूध है, दूध से दही बनता है, वह एक नया यौगिक बना है, तो दूध का क्वालिटी कुछ और होती है और दही का क्वालिटी कुछ और होता है, लेकिन दूध से ही ना दही बना है, फिर भी वो उससे क्या होते हैं, उसके गुणों से ये क्या है, भिन्न होता है। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के बारे में। अशुद्ध पदार्थ वे अशुद्ध द्रव जो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के ये द्रव्य हैं। वे अशुद्ध द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक यौगिक का अपोजिट होता है। इनमें किसी भी अनुपात में किसी भी द्रव्य को किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए, वह बन जाएगा मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ। जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण किसी भी कंपोजिशन में मिला दीजिए, घुल ही जाता है। नमक तथा जल का मिश्रण मिला लीजिए, शरबत है, मिश्र धातु है, इस्पात है, बारूद है, मिश्रण के ये गुणधर्म है जो अवयवों के मिश्रित गुण से निकल करके सामने आते हैं। आप किसी भी अनुपात में मिला लीजिए, मिश्रण तैयार हो जाएगा, चाहे ठोस का ठोस में हो, ठोस का द्रव में हो, या द्रव का द्रव में हो, या गैस का गैस में हो, या गैस का द्रव में हो। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि वे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एवं गुणधर्म समान होता है, और जिसका समान नहीं होता है वो विषमांगी कहलाता है, और जिसका समान संगठन एवं गुणधर्म होता है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी एक और क्वालिटी होती है, इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। यानी अगर इसमें कोई 2 या 2 से अधिक अवयव मिले हुए हैं तो उनको हम आसानी से नंगी आंखों द्वारा यानी नेकेड आइज द्वारा देख नहीं सकते। लेकिन विषमांगी मिश्रण जो होते हैं, इसके अवयवों के बीच में पृथक्करण सीमा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि भाई इसकी सीमा यहां तक है, इसमें ये पदार्थ मिले हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, नमक या चीनी को जल में जब आप मिलाते हैं तो क्या आप बता सकते हैं क्या कि इसमें नमक या चीनी मिला हुआ है? नहीं, आप नहीं बता सकते कि इसमें नमक और चीनी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, क्योंकि अगर आपने कुछ बच्चों का ये कहना है कि कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कलर उसी चीनी का मिक्स होकर के बाहर सामने आता है, जिस चीनी में ज्यादा मात्रा में केमिकल्स मिलाए गए होते हैं। अदरवाइज आप नहीं बता सकते कि चीनी मिला है कि नमक मिला हुआ है, और चीनी नमक दोनों मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, या कुछ नहीं मिला हुआ है, क्योंकि उसके अवयव
नहीं आपको दिखाई देंगे, उसके गुणधर्म समान हो जाते हैं, संगठन समान हो जाता है और उसके अवयवों को हम नहीं देख सकते। लेकिन विषमांगी मिश्रण में वहीं जल में चाक अथवा रेत मिला लीजिए, जल में पानी में रेत मिला लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें पानी है और बालू है। चाक मिला लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें चाक है और पानी है। तो ये जो है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। मिश्रण की विशेषताएं, जो मिश्रण होती है, जो समांगी अथवा विषमांगी दोनों हो सकती है, उसकी विशेषता क्या है कि मिश्रण प्रायः क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। लगभग जितने भी मिश्रण होते हैं वो विषमांगी मिश्रण ही होते हैं, लगभग, लेकिन सभी नहीं होते। यद्यपि इनमें से कुछ क्या होते हैं, समांगी मिश्रण भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ समांगी मिश्रण भी हो सकते हैं। मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में जो भी संगठन पाए जाते हैं उनका अनुपात निश्चित हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मिश्रण के मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जो भी हमारे मूल पदार्थ, यानी चीनी आपका मिलाया गया है तो चीनी मीठा होता है, पानी के अंदर मिलाया गया है तो उसका गुण उसके अंदर विद्यमान होगा, वो मीठा हमें लगेगा। तथा इन्हें इनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तथा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे नमक को, इसके पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। जैसे चीनी और पानी अगर आपको मिला दिया जाए तो आप उसे कैसे अलग करेंगे, नमक और पानी आपको मिला दिया जाए तो कैसे अलग करेंगे। समांगी मिश्रण को भी अलग करना सिखाया जाएगा और विषमांगी मिश्रण को भी अलग करना सिखाया जाएगा इसी चैप्टर में। अब बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन समांगी तंत्र होता है तथा इसमें प्रसारित जो कण होते हैं लगभग 1 नैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा, एनएम का मतलब है 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलयन जो भी होते हैं, विलयन क्या होते हैं? विलयन समांगी मिश्रण होते हैं और इनमें जो प्रसारित जो भी कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी इनके भी विलयन में जो भी अवयव मिलाए जाएंगे आप उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। उनके कणों को माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही दिखा जा सकता है। तो हम किसे कहते हैं विलयन? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, ऐसे कह दीजिए, संगम मिश्रण है या समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में समांगी मिश्रण मिश्रित होकर बनते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं विलयन। विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे सिरका हो गया, मिश्र धातु हो गई, मिश्र धातु आपका हो गया पीतल, समुद्र का जल हो गया, जल एवं अल्कोहल का मिश्रण हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, पेट्रोल तथा सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया आदि। ये सॉफ्ट ड्रिंक आपके कोल्ड ड्रिंक कहे जाते हैं जो आप लोग पीते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या उसमें कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट मिलाए गए हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने फ्रूटी पी रहे हैं तो आपको मैंगो का ही पल्प उसमें मिला है, नहीं, उसमें और भी सारे टर्म मिले होते हैं। तो ये विलयन कहलाता है। पढ़ा विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन करते हैं, जिसके हमारे जितने भी अवयव होते हैं उसके कंपोनेंट हमको आसानी से नहीं दिखाई देते हैं और विलयन के जो भी कण पार्टिकल्स होते हैं उनके 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो किसी भी विलयन में सामान्यतः 2 अवयव होते हैं। कोई भी विलयन होता है उसमें 2 अवयव आपको देखने को मिलेंगे, पहला विलायक और दूसरा विलेय। विलायक सॉल्वेंट कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहा जाता है। सॉल्वेंट विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। अगर कोई भी विलयन बन रहा है और उसमें जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव होगा उसे हम विलायक कहेंगे और जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम विलेय कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन हमारा विलेय होगा और कौन विलायक होगा। जैसे नींबू और पानी का विलयन ले लीजिए, तो नींबू और पानी में आप ध्यान देंगे कि नींबू कम मात्रा में होता है तो क्या होगा? विलेय, और पानी ज्यादा मात्रा में है तो क्या होगा? विलायक। आप ऐसे कह सकते हैं, या इसका नॉर्मल तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि विलायक वे पदार्थ होते हैं जो जिसमें विलेय घुलता है और विलेय वे पदार्थ होते हैं जो विलायक में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और नहीं तो अपेक्षाकृत आप ऐसे कह सकते हैं कि विलयन का वह भाग जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है और उपस्थित अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। दूसरा, सोडा और जल का विलयन हमने ले लिया है। तो सोडा में सोडा बहुत ज्यादा होता है और जल जो है बहुत ज्यादा होता है और सोडा कम मात्रा में होता है, तो इसीलिए यह
जल जो है विलायक है और सोडा विलेय है। ऐसे ही नमक और पानी का विलयन ले लीजिए, नमक कम मात्रा में है तो नमक क्या होता है, विलेय होता है, और पानी अधिक मात्रा में है तो वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि नमक जो है घुलता है तो इसलिए वो अविलेय है, और जल जो है घोलता है इसलिए वह क्या है, विलायक है। अब आते हैं विलेय के गुण। हमारे जो विलयन होते हैं, विलयन के गुण कौन कौन से, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, इसीलिए समान संगठन एवं संरचना उनकी पाई जाती है। विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी 10⁻10 मीटर के व्यास वाला होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। अतः विलयन के कणों को आंखों या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए आंखों से तो कतई नहीं देखा जा सकता, और सूक्ष्मदर्शी के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, जो इससे भी और हाई क्वालिटी का आता है। विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं या प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते, यानी वे अगर किसी विलयन में हम अगर टार्च की रोशनी दिखाएं, अगर हमारी प्रकाश किरणों को दिखाएं तो वह रास्ता प्रदर्शित नहीं करते, वो नहीं बताएंगे कि हम इस रास्ते से होकर के जा रहे हैं, यानी वह प्रकाश को नहीं फैलाते, प्रकीर्णित ही नहीं करते। विलयन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलयन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उनके लिए कुछ अच्छे रासायनिक प्रक्रियाएं आपको अपनानी पड़ेंगी, सामान्य प्रक्रिया द्वारा आप उसे नहीं अलग कर सकते। जैसे सामान्य प्रक्रिया आता है फिल्टर का, फिल्टर एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है, तो इससे आप अलग नहीं कर सकते, इसके लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का आपको उपयोग करना होगा। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयन दो आधारों पर अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, यह 9 प्रकार का होता है, और दूसरा होता है उनकी सांद्रता के आधार पर। तो सबसे पहले हम उनकी विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इनके जो 9 गुण हैं, 9 प्रकार हैं, उनके को देखते हैं। सबसे पहले ठोस का ठोस में मिश्रण। ठोस का ठोस में मिश्रण का यह सेंस है कि ठोस ही है और ठोस में उसका मिश्रण है। पीतल भी ठोस है और जस्ते का कापर का मिश्रण उसमें मिलाया गया है। पीतल यानी पीतल में जस्ता 20% होता है और कापर 50%। ठोस का ठोस में देखिए मिश्रण मिल करके क्या बन गया है, पीतल। दूसरा होता है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का जो द्रव में विलयन होता है, जैसे नमक का जल में, नमक क्या हो गया, ठोस हो गया, और द्रव क्या हो गया, जल। तो ठोस जो है जल में घुल रहा है ना, तो ठोस का किसमें विलयन है, जल में विलयन है। ऐसे ही ठोस का गैस में विलयन, ठोस है और उसका गैस में विलयन हो जा रहा है। जैसे धुआं लकड़ी ठोस होती है और जब उसका विलय बनता है तो विलयन बन करके वो किसमें हो जाता है, धुएं में। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन, कोई द्रव है और उसमें ठोस में चला जाता है। जैसे जेली जो है वो ठोस की तरह हमको ठोस में विलयन मिलता है। जेली को आप देखेंगे तो वो एक्चुअल में तो है वो द्रव के फॉर्म में, लेकिन हमको ठोस में लगती है कि नहीं, अरे जो जस्ट जेली आप लोग खाते हैं या जो भी जेलीज आप हेयर जेल लगाते हैं, ये सब ये ठोस हमें दिखता है ना, लेकिन एक्चुअल में वो लिक्विड फॉर्म का होता है, लिक्विड फॉर्म का है, लेकिन ठोस में हमें विलयन प्राप्त है उसका। द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन मदिरा हो गया। जैसे हमारा पानी हो गया और वाइन हो गया, पानी को वाइन में मिला देते हैं तो वह द्रव का द्रव में विलयन हो गया। द्रव का गैस में विलयन, वायु का जलवाष्प में, वायु में जलवाष्प, यानी जलवाष्प जो पानी की भाप होती है वो लिक्विड में होती है और लिक्विड धीरे धीरे किसमें बदल जाता है, द्रव का गैस में बदल जाता है। तो देखिए द्रव था हमारा गैस में बदल गया तो वो द्रव का गैस में विलयन हो गया। गैस का ठोस में विलयन, जो गैस अवस्था में है उसका ठोस में विलयन प्राप्त होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस या पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण, यह गैस का ठोस में विलयन निकल करके सामने आता है, यह बिल्डिंग वगैरह के लिए काम में आता है। गैस का द्रव में विलयन, गैस जो होती है द्रव में विलयन आता है, जैसे सोडा जल का। आप देखते हैं ना जब आप पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो आप जब हल्काते हैं तो उसमें एक तरह की गैस बनती है, तो गैस होता है लेकिन मिलता किसमें है आपको, द्रव में मिलता है। होता तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और मिलता आपको द्रव में है। गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में भी विलयन आता है। जैसे वायु में मुख्यतः 2 घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, तो गैस का गैस में है कि ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन में है, और इन दोनों नाइट्रोजनों का टोटल मिला करके वायु हमारा बन करके सामने आता है। सांद्रण के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तनु विलयन के बारे में।
तनु विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने नमक और पानी का मिश्रण लिया था, नमक और पानी के मिश्रण में हमने क्या किया कि पानी की मात्रा बहुत अधिक कर दी और नमक की मात्रा अगर हम कम कर देते हैं तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो और विलायक की मात्रा अधिक हो। सांद्र विलयन किसे कहा जाता है? हमने अभी भी बात यही है कि सांद्रता कभी भी, विलयन की सांद्रता हमेशा विलेय के पदा मात्रा पर ही निर्भर करती है। तो यदि सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, क्या कहलाते हैं? सांद्र विलयन कहलाते हैं। ऐसा है कि विलेय की मात्रा अगर आप बढ़ा दें और विलेय की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं, जैसे ऐसे समझिए कि हमने क्या किया, पानी और चीनी का मिश्रण लिया, पानी और चीनी का मिश्रण लिया, तो पानी और चीनी का मिश्रण जब हमने पहली बार मिलाया और उसे जब चखा तो चखने के बाद हमें लगा कि चीनी कम है। अगर चीनी कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वह कौन सा विलयन हो जाएगा? तनु विलयन। यह आपको हम सामाजिक तौर पर बता रहे हैं इस उदाहरण को। और वहीं अगर आपने उस चीनी और पानी के मिश्रण को लिया और कहा नहीं लगभग चीनी ठीक है, चाहे चीनी और पानी का मिश्रण ज्यादा होने की वजह से ये जो विलयन है वह क्या हो गया? मीठा हो गया है, ज्यादा मीठा हो गया। इसका मतलब यह है कि जो उसमें विलेय के तौर पर हम क्या मिलाए हैं? चीनी मिलाए हैं, उसकी मात्रा क्या हो गई है? अधिक हो गई है। इस वजह से वह विलयन कौन सा विलयन हो जाएगा? सांद्र विलयन। यानी जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है तनु होता है, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो सांद्र विलयन होता है। अब बात करते हैं संतृप्त विलयन की और असंतृप्त विलयन की। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके संतृप्त विलयन कहा जाता है, कहलाता है। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, यानी ऐसा स्टेज जिस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वह घुलना बंद हो जाए। जैसे हम चीनी को क्या करें? पानी में घोलते जाएं और एक ऐसे स्टेज आएगा जिस पर वो घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उस स्टेज के बाद जैसे ही अगला स्टेज आएगा वो घुलना भी बंद कर देगा। तो वह अंतिम स्टेज जिस पर वह कुछ थोड़ा अधिक भी घुलना क्या कर दे? बंद कर दे, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन या असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि किसी विलयन में विलेय के पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन जो है कहलाता है असंतृप्त विलयन। वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी जिसमें हम चीनी को, मान लीजिए एक स्टेज के बाद चीनी और पानी का ही मिश्रण उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, चीनी का मिश्रण ले रहे हैं और घोलते जाए, तो घोलेंगे अगर चीनी घुल रही है तो वह विलयन कौन सा विलयन है? असंतृप्त है, क्योंकि अभी उसकी पूर्ति हुई नहीं है, वह संतृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, अभी भी क्या है? असंतुष्ट है। फिर चीनी ले और घोलते जाए, अभी भी घुल रहा है तो वो क्या है? असंतृप्त है। जब तक वह घुलना बंद न कर दे तब तक वह असंतृप्त होगा, और जैसे ही घुलना बंद कर देता है वह कौन सा विलयन हो जाता है? संतृप्त हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। अब उसे घुलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब वह घुलेगा नहीं। अति संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है? जब किसी संतृप्त विलयन को, जिस पर घुलना बंद हो गया हो विलेय का, गर्म किया जाता है तो इसमें विलेय पदार्थ के घुलने की क्षमता क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। अगर कोई चीज नहीं घुल रहा है तो उसे आप गर्म कीजिए, वो तेजी से घुलना फिर से चालू कर देगा। तो गर्म करने पर क्षमता में जो वृद्धि होती है, इस प्रकार के विलेय को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। इस प्रकार के विलयन जो होते हैं विलेय, इस प्रकार का विलयन किस प्रकार का? संतृप्त होने के बाद अगर वह घुलना बंद कर दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो घुल नहीं रहा है। जैसे चीनी एक पर्टिकुलर स्टेज तक घुलने के बाद ऐसा होगा कि चीनी अब आपको दिखने लगेगी, वह चीनी घुलेगी नहीं। तो अगर आप इसके बावजूद भी अगर आप कोई चाहता है कि नहीं आप इस चीनी को घोलें, तो आप उसे क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। गर्म कर देंगे तो वो जितना चाहे उतना चीनी आप उसमें आसानी से घोल सकते हैं। तो उस केस को हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। नॉर्मल तौर पर हम ऐसे समझ लें कि खिचड़ी के समय हमारे यहाँ लाई और ढोदा बनता है, लाई वगैरह बनता है, तिल का लाई बनता है या और किसी चीज की लाई बनती है। तो अगर हम उस मिट्ठे को नॉर्मल पानी में अगर घोलते हैं तो क्या वो जल्दी घुलेगा? हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन उसी के लिए हमारे जो
माँ होती हैं चाहे अम्मा लोग होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, लोगों को कढ़ाई में रख करके और उस गुड़ को थोड़ा सा पानी गर्म करके और उस गुड़ को डाल देती हैं, वो आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। वो जितना गुड़, जितना मीठा करना चाहे, जितना पाक अच्छा बनाना चाहे, उतना गुड़ उसमें डालते हैं, घुल जाता है। वह अति संतृप्त विलयन होता है, क्योंकि उसे जबरदस्ती घोला जा रहा है, क्योंकि वो घुलना एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद बंद कर दिया है, इसीलिए हम टेम्परेचर का सहारा लिए हैं। तो वो अति संतृप्त है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन को दी गई मात्रा, विलायक या विलयन की दी गई मात्रा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। या तो विलायक नहीं तो विलयन, विलायक नहीं तो विलयन की दी गई मात्रा में द्रव्यमान में उपस्थित, दी गई मात्रा में या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के पदार्थ की सांद्रता को, विलेय की पदार्थ की मात्रा जो है विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी भी विलयन में जितना विलेय उपस्थित होगा वह उसकी सांद्रता कहलाएगी, मात्रा। यह 3 विधियों से निकाला जा सकता है। पहली विधि है विलयन की सांद्रता निकालने की 3 विधियां हैं। पहले को हम कहते हैं विलेय की द्रव्यमान पद्धति, इसको निकालने का, यानी दोनों का द्रव्यमान पता हो। किस किस चीज का, इसे हम एम फार्मूला भी कहते हैं, इसे हम यम भी फार्मूला भी कहते हैं, और इसे भी फार्मूला कहते हैं। क्यों भी कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है। और क्यों एम भी कहा जाता है, क्यों एम कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है। एक बात हमेशा आप याद रखिए, विलयन में सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक और विलेय, इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो विलेय और विलायक, इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा विलयन बनता है, विलयन बनता है। तो यह जो विलयन है हमारा, यह जो विलयन है हमारा निर्भर किस पे करता है, विलेय पर, विलायक पर निर्भर नहीं करता। इसकी सांद्रता हमेशा विलेय पर निर्भर करती है। तो हमेशा विलेय और विलयन का ही अनुपात निकालेंगे तो हमें उसकी सांद्रता पता चल जाएगी। तो एमएम फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास कहा जाता है क्या, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। देखिएगा m/m फार्मूला है, इंटू 100। सांद्रता निकालने के 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला m/m फार्मूला कहलाता है, जिसमें विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। दूसरा तरीका होता है विलयन के आयतन प्रतिशत सांद्रण निकालने का, विलेय का द्रव्यमान, यम भी फार्मूला कहलाता है। देखिए पहला यम है, यानी विलेय का द्रव्यमान क्या हो गया, यम, और विलयन का आयतन, आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। तो इसे भी नाम से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल भी से कर दीजिए, भी। तो भी फॉर वॉल्यूम होता है, तो यम भी फार्मूला। और भी वाले फार्मूले में क्या, विलेय का भी आयतन और विलयन का आयतन गुणे 100। यानी कभी भी आपसे अगर विलयन की सांद्रता पूछता है तो आप 3 फार्मूलों का यूज करेंगे, एमएम फार्मूले का, यम फार्मूले का, नहीं तो भी फार्मूले का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पढ़ करके देखेंगे कि क्या दिया है और क्या हमें पता करना है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एक विलयन बनाने के लिए 60 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन की क्या की ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें विलेय कौन है आपका, विलेय है नमक। तो साधारण नमक, नमक का क्या दे रखा है, ग्राम दिया है ना, द्रव्यमान दिया है। तो यानी 2 फार्मूले होंगे, या तो एमएम फार्मूला होगा, नहीं तो एमवी फार्मूला, क्योंकि इन्हीं दोनों में विलेय का द्रव्यमान दिया रहता है। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा हो गया, विलेय का द्रव्यमान 60 ग्राम। अच्छा ध्यान दीजिए, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का जो द्रव्यमान है वह विलायक का द्रव्यमान आपका कितना दे रखा है, 320 ग्राम दिया है। तो यह विलायक का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम।
क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है क्या? ये 300 ग्राम दे रखा है, ये जो है 300 ग्राम दे रखा है विलायक का द्रव्यमान, इसीलिए 300 है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते समय बुक में कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। ये 300 ग्राम दे रखा है, तो ये 300 ग्राम है। 300 ग्राम जल में, यानी विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया? विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया? 300 ग्राम। तो एक बात बताइए, विलयन कब बनता है? जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तभी ना। तो विलेय आपका 60 ग्राम है और विलायक कितना है? 300 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं? 60 ग्राम नमक है और 300 ग्राम पानी, तो टोटल विलयन कितना ग्राम तैयार हुआ? 360 ग्राम। अरे भाई, नमक का घोल अगर बनाना है तो 60 ग्राम आपने पानी लिया और 300 ग्राम जल था, तो जब नमक को घोल देंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसका वजन कम हो जाएगा, उसका वजन दोनों के बराबर हो जाएगा ना। तो टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? 360। देखिए दोनों का क्या दिया है? mm दिया है कि नहीं दिया है? विलेय का भी यम दिया है और विलायक का भी, विलयन का भी यम दिया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? m/m का फार्मूला लगेगा क्या? दोनों का मास हमें पता है, तो दोनों का मास पता है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। फार्मूला रखेंगे विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 360 है, जो कि आपके विलयन का द्रव्यमान, सॉरी, विलयन का द्रव्यमान 360 ग्राम है। तो 60 से 360 कट जाएगा, तो ये आएगा 100 बटा, ये काट देंगे हम, 60 खाने 60, ये 6 बार में 100 बटा 6 आएगा, 16 छके 96, यानी 16.6%। यही कंसंट्रेशन निकला है किसका? विलयन का। निलंबन की बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था समांगी मिश्रण के बारे में, और समांगी के बाद हम लोगों ने बात किया विषमांगी के बारे में। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनके संगठन और गुणधर्म उनके टर्मों के समान होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते। लेकिन विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता। विषमांगी मिश्रण में हमें उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन निलंबन जो होते हैं वो, यह एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं। ये निलंबन जो है विषमांगी मिश्रण ही होते हैं, बस इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे आकार के हो जाते हैं। देखने से तो ये हमको समांगी की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन ये समांगी होते नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। जैसे नदी का गंदा पानी, हमको वो देखने से नॉर्मल तौर पर लगता है कि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, अगर हम उसे बाहर निकालते हैं तो, लेकिन उसमें बालू के कण होते हैं कि नहीं होते हैं? वो अपना कलर चेंज कर लेता है। मृदा का जलीय विलयन, किसी भी मिट्टी का जलीय विलयन ले लीजिए। वायु में धुआं, अगर हम वायु में धुएं को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह क्या है? समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स आपको समझ में आएंगे। पेंट, निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये प्रकाश किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग क्या हो जाता है? साफ दिखाई देने लगता है कि प्रकाश किस रास्ते से होकर के आ रहा है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, क्योंकि ये कण विलायक में भारी कण की तरह होते हैं और ये नीचे पेंदी ट्यूब में बैठ जाते हैं। इसीलिए निलंबन क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। जैसे आप चीनी और पानी को घोल दीजिए तो वह एक अस्थायी विलयन बना लेगा, लेकिन क्योंकि वो तब तक रहेगा जब तक वो बाहर ना निकल जाए, पानी वाष्प के रूप में निकल के बाहर ना हो जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं गंदे पानी की, तो गंदे पानी के मिश्रण को अगर हम घोल दें और 1-2 घंटे या 24 घंटे के लिए छोड़ दें तो पानी साफ ऊपर हो जाएगा और गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे विलयन को हम निलंबन कहते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल विलयन के बारे में बात करते हैं। तो यह भी एक क्या है? यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें जो परिक्षेपित कण होते हैं उसका आकार 10⁻5 से लेकर 10⁻7 के सेंटीमीटर के बीच होता है। ये जो कण होते हैं यह निलंबन से थोड़े से छोटे कण की तरफ अगर हम चले जाएं तो, लेकिन इनकी खासियत क्या होती है? ये भी देखने से हमको क्या लगते हैं? समांगी मिश्रण लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में यह समांगी मिश्रण होते नहीं है। इनका आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए ये हमें क्या लगते हैं? समांगी मिश्रण लगते हैं, लेकिन ये समांगी होते नहीं है। कोलाइडल विलयन, जैसे गोंद हो गया,
गोद के हमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें वो लगता है कि समांगी मिश्रण है। रक्त हो गया, खून में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता, हम देखते हैं तो हमें सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है और हमें लगता है कि सिर्फ एक ही पार्टिकल्स इसके अंदर है, ब्लड का। स्याही के अंदर भी बहुत सारे टर्म मिले होते हैं, वो हमें पता नहीं चलते, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा इसे स्पेसिफाइड करेंगे तो पता चलेगा कि स्याही में नीले कलर के अलावा और भी कुछ पार्टिकल्स मिलाए गए हैं। जैसे नॉर्मली तौर पर आप स्याही के अंदर देखते हैं कि कुछ चमकीले कलर के जो पार्टिकल्स आते हैं, जो कलर पेन चलता है जिसमें अलग से भी कलर पार्टिकल्स मिलाए गए होते हैं, तो क्या स्याही के साथ वो कलर पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ना, वो होते हैं चमकीले, हमको पता चलता है कि वो चमकीले चमक रहे हैं। तो वो दोनों इतने छोटे होते हैं कि वो दोनों के दोनों एक साथ मिक्स हो गए होते हैं। कोलाइडल विलयन की प्रावस्थाएं, जो भी कोलाइडल विलयन होता है उसकी प्रावस्थाएं कितनी होती हैं? दो तरह की प्रावस्था होती है, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? किस पार्टिकल्स की? कोलाइडल पार्टिकल्स की, यानी कोलाइडल विलयन की दो अवस्था प्रावस्था होती है, एक होती है परिक्षेपण माध्यम और दूसरा परिक्षिप्त अवस्था। वह प्रावस्था जिसमें पदार्थ कोलाइडल कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित रहता है उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण विलय, यानी किसी भी पार्टिकल में अगर कोई भी कोलाइडल विलयन है, कोई भी विलयन है तो कोलाइडल विलयन, कोई भी विलयन है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक विलय होगा और दूसरा, तो जो विलय होगा, अगर किसी कोलाइडल विलयन में जो विलय होगा उसे हम क्या कहेंगे? परिक्षिप्त परावस्था। और जो विलायक होगा उसे हम क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम। उदाहरण के तौर पर कोलाइडल विलयनों का यहां आपको वर्गीकरण दे रखा है। परिक्षिप्त अवस्था द्रव है, यानी विलय जो है किसमें है? द्रव माध्यम में है, और जिसमें मिल रहा है विलायक उसमें क्या है? गैस है। तो द्रव को गैस में जब मिला रहे हैं तो उसका प्रकार बन रहा है एरोसॉल, उसे एरोसॉल बुलाते हैं। जैसे कोहरा, बादल और कुहासा, उसके देखिए वो द्रव पार्टिकल्स जो होते हैं, कोहरा और बादल के पार्टिकल्स उसमें वो क्या होते हैं? गैस के फॉर्म में मिल गए रहते हैं, जिसकी वजह से वो तो हमें दिखाई देते हैं कि गैस माध्यम में, लेकिन जब वो पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हमें पता चलता है बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में, या कोहरा जब हमारे शीत या ओस के रूप में जब हमें गिरता है तो हमें वो द्रव पार्टिकल्स में पता चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन अगर हम बाहरी तौर पर देख लें तो वो हम किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? गैस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठोस परिक्षिप्त अवस्था, यानी वह कोलाइडल विलयन जिसमें विलय क्या है? ठोस है, और विलायक क्या है? गैस है। यह भी एरोसॉल कहलाता है। जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, इसमें जो होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस होते हैं, वो ठोस पार्टिकल्स होते हैं, और वो जब बाहर निकल करके गैस के माध्यम में आते हैं तो जैसे धुआं हो गया, या हमारे जो वाहनों से निकलने वाले धुएं हो गए, उनमें ये गैस के रूप में वो ठोस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोलाइडल पार्टिकल्स का वो भी एक टर्म कहलाता है। अब बात करते हैं कि हमारी परिक्षिप्त अवस्था गैस हो और परिक्षेपण द्रव, यानी वह कोलाइडल विलयन जिसमें विलय गैस में हो और विलायक द्रव में हो, तो ऐसे में वो बनता है फोम। जैसे शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम जो है, शेविंग क्रीम को आप अगर लगाइए तो ध्यान दीजिए वो होता है गैस फॉर्म में, लेकिन जैसे ही जब हम उसको बाहरी तौर पर मिक्स करते हैं तो वो पूरा लिक्विड की तरफ चिपक जाता है और हमारे हाथों में पता चलता है कि ये लिक्विडिफाइड है। अब आपका विलय हो गया द्रव और आपका माध्यम भी हो गया द्रव, ऐसे में जो प्रकार बनता है कोलाइड का उसे कहते हैं इमल्सन। इसे दूध, फ्रेश क्रीम, ये जो है आपके इमल्सन होते हैं, क्योंकि उसका विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। ऐसा ठोस, ऐसा कोलाइडल विलयन जिसमें उसका विलय ठोस होता है और विलायक द्रव होता है उसे साल बुलाते हैं। जैसे मैग्नीशिया मिल्क हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम को जब हम घोलते हैं तो वो दूधिया कलर छोड़ता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं गैस। यहां ध्यान दीजिए, अब आपका जो परिक्षिप्त अवस्था माध्यम हो गया, आपका जो विलय हो गया वो गैस हो गया, और गैस जो है जब ठोस के साथ कंबाइंड हुआ है तो फोम बनाता है, और ये फोम रबड़ और स्पंज बनाते हैं। ऐसे में रबड़ और स्पंज, मेरे पास एक स्पंज था, आप जो नॉर्मल फोम देखते हैं, नॉर्मल फोम जो होता है जो दबता है, स्पंज जो होता है, वो स्पंज जो होते हैं उसमें आपका विलय मिलाया जाता है गैस, और वो ठोस अवस्था में हमें रिप्रेजेंट होता है और वो स्पंज की तरह हमें दिखाई देता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं फोम। कहते हैं कि फोम, अरे जो गद्दे वगैरह में यूज किए जाते हैं उन्हीं फोम की ये बात की जा रही है। और एक और अवस्था फोम कहलाती है जिसमें गैस और द्रव मिलते हैं,
गैस और ठोस मिले तो फोम बनता है, तो वो रबड़ और स्पंज है, और गैस और द्रव मिलते हैं वो फोम बनता है, तो वो शेविंग क्रीम का है। ऐसे में ही जब द्रव किसी ठोस के साथ मिलता है, यानी विलेय कोई द्रव है और वो ठोस के साथ मिल जाता है, तो जेल बनता है। जैसे जेल सिर में लगाने वाले जो जेल आते हैं उसकी बात की जा सकती है। पनीर जो है जेल की तरह ही होता है, वो मक्खन, ये जो है द्रव अवस्था के होते हैं। लेकिन जब वो उनका विलयन प्राप्त होता है, जब विलायक में मिलाते हैं, तो विलायक ठोस अवस्था में होता है, तो वो हमें ठोस प्रावस्था की तरह दिखते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो क्या थे, विलय उनका क्या था, द्रव था। क्यों, दूध पनीर बनने से पहले द्रव ही होता है ना, और जब उसका इम्पल्सिफिकेशन होता है, जब कोलाइडी पार्टिकल्स उसके बनते हैं, तो वो जेल कहलाता है। उस कोलाइडल पार्टिकल का प्रकार क्या कहलाएगा? कोई आपसे पूछेगा कि वह कौन सा प्रकार होता है कोलाइड का, तो वह प्रकार होता है जेल का, जिसे पनीर और मक्खन। और आखिरी है ठोस का। जब ठोस में मिलता है तो ठोस सॉल्व बनता है। ये रंगीन रत्न जो भी आपको देखते होंगे, चमकीले हरे पीले लाल नीले कलर के जो रंगीन रत्न आपको दिखाए जाते हैं, मतलब डायमंड को छोड़ करके बाकी आप जो भी कलर्ड पार्टिकल्स देखते हैं, वो सारे के सारे वो भी कोलाइडल पार्टिकल्स में ही कहलाते हैं। उन्हें ठोस साल कहा जाता है, और ये रंगीन रत्न के रूप में आपको सामने आते हैं। सुनार की दुकान पर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। तो कोलाइडल विलयन के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित है। एक कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होते हैं, हमारे जो है विषमांगी मिश्रण होते हैं, हमको देखने में समांगी लगते हैं। जैसे उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा एक कोलाइडल विलयन है स्टार्च, पौधों के अंदर पाया जाने वाला। नॉर्मल तौर पर दूध हमको दिखता है क्या, उसके पार्टिकल्स क्या क्या हैं, हमको उसके पार्टिकल्स नहीं पता चलते, लेकिन उसके अंदर कैल्शियम है, फास्फेट है, और भी आपके आयरन होते हैं, प्रोटीन्स होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमें वो देखने से समांगी लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इतना छोटा होता है कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते कि उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मिले हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप दूध ले लीजिए, दूध में आप नहीं बता सकते कि उसमें कैल्शियम मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, उसमें प्रोटीन्स मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं, उसमें आयरन है कि नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत अंदरूनी तौर पर बहुत छोटे होते हैं, तो खुली आंखों से तो नहीं आप देख सकते। कोलाइड इतने बड़े होते हैं, जो उनके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। इसका यह सेंस है कि कोलाइड पार्टिकल्स, अगर हमारे यहाँ देखिए, यहाँ कोलाइड पार्टिकल्स नहीं है, इस डिब्बे में कोलाइडल के पार्टिकल्स नहीं है, कॉपर सल्फेट पर टिंडल का प्रभाव नहीं दिखता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रही है कि रोशनी आ रही है कि जा रही है। लेकिन अगले में देखिए, इसमें कोलाइड पार्टिकल्स मिला हुआ है, यहाँ दूध है, दूध और पानी का मिश्रण लिए हुए हैं, तो हमको पता चल रही है कि अच्छा रोशनी इस इतना दूर से होकर के जा रही है, ये इसका इतने के बीच में उस टार्च की रोशनी है। तो कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं, रास्ते को, जो हमारे जो भी टर्म होते हैं उसके रास्ते को बताते हैं। इसके कण छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि दूध से उसके हम पार्टिकल्स को अलग कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक विशेष तकनीक का उपयोग करना होगा, और उस तकनीक का नाम है अपकेंद्रीकरण, जिसे चर्निंग इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में मथनी कहा जाता है। घर पर जब हम मिल्क को मथते हैं, आप लोगों ने गांव में जरूर देखा होगा, शहरों में तो अब ये काम मशीन कर रही है। दूध से बटर को निकालना, यानी क्रीम को निकालने के प्रोसेस को अपकेंद्रीकरण कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो जब आप दूध को मथते हैं, तो उसके ऊपर से होता क्या है कि उसके बटर क्या होते हैं, ऊपर आ जाता है, तो आखिर में उसी के अंदर, दूध के अंदर, दूध का जो बाकी रेस्ट पार्टिकल है वो नीचे रह जाता है। तो आखिर उसी दूध में ना वो था, और हमने उसको क्या किया, मथ करके बाहर निकाल दिया। अब टिंडल प्रभाव की बात करते हैं। टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। प्रकाश का ये जो प्रकीर्णन होता है, यह सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने पहली बार देखा था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये क्या है कि वास्तविक विलयन में विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं, जो उन पर डाले गए प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये वास्तविक विलयन है, जो नॉर्मल विलयन होते हैं। लेकिन वहीं अगर कोलाइडी विलयन है, तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ क्या होता है, प्रदर्शित होता है। प्रकाश के कण का प्रकीर्णन करने के लिए वो क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। चूंकि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस प्रभाव को सबसे पहले
हो जाता है, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या लैब में आपको जरूर ये एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा आपके स्कूल में कि टार्च जो है, हमारे पास वास्तविक विलयन है, हमारे पास कोलाइडी विलयन है, तो वास्तविक विलयन हमारे पास है कोलाइडी विलयन। जब हम टार्च जलाते हैं तो वास्तविक विलयन से जो रोशनी होती है वो निकल करके किस में आ जाती है, कोलाइडी विलयन में आ जाती है। तो कोलाइडल जो अगर वास्तविक विलयन है तो वास्तविक विलयन में हमें प्रकाश का पथ नहीं पता चलता कि हमारे पास ये प्रकाश इतने से इतने होकर के जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी विलयन में हमारे पास पथ प्रदर्शित होता है कि हमारा पथ यहां से यहां तक का है। निम्न स्थितियों में भी टिंडल प्रभाव प्रेक्षित हो सकता है। अगर हम बात करें कि किस किस स्थिति में यह प्रेक्षित हो सकता है, यानी टिंडल प्रभाव आपको दिख सकता है, इसके अलावा तो एक कमरे में छोटे छिद्र से द्वारा जब प्रकाश की किरण क्या होती है, कमरे के अंदर आती है, तो वायु में उपस्थित धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश फैलने के कारण ही होता है। जब आपको किसी छेद से कमरे के अंदर वो धूप की कण आती हुई दिखाई देगी तो आप उस छेद को जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको धूल के कण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपको तैरते हुए दिखाई देंगे और वो आसानी से दिख जाएंगे। आप इसको अगर करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या कीजिए, एक रूम लीजिए, रात खासकर ऐसे समय में लीजिए, शाम के समय में लीजिए जब रात अंधेरा हो चुका हो, और अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाइए। जब आप टॉर्च जलाएंगे फैन वगैरह को बंद कर दीजिए क्योंकि वो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। टॉर्च जलाइए, कुछ देर बाद आपको उस टॉर्च की रोशनी में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को कोलाइडल पार्टिकल्स कहा जाता है। इसी प्रभाव को पहली बार टिंडल ने देखा था, उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो भी ऐसा होता है। जैसे जंगल में कोहरे के छोटे छोटे कण, जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप किसी एक बहुत घने जंगल में चले जाइए और जब धूप की रोशनी आपके ऊपर आएगी तो आपको लगेगा कि हमें कुछ चमक रहा है, और वो जो हिस्से से जब रोशनी नीचे आती है तो आप ध्यान देंगे कि नीचे जो रोशनी आच्छादित होकर के आती है, खासकर ऐसे मन में चले जाइए जहां बांस के बहुत सारे बागान हो, बागान वाले बांस की जो बागान होती है वो बहुत घनी होती है। नहीं तो आच्छादित वनों वाले जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उनमें रोशनी बहुत ऊपर, वो रोशनी आच्छादित होते हैं, वहां रोशनी छट करके आती है क्योंकि वो घना होता है। तो घने पेड़ के नीचे जब रोशनी सूर्य की आती है तो भी आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिल जाएगा। अब जो है आपका हम वर्णन करते हैं भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण से रिलेटेड जो आपकी बात है इसे पढ़ना ही नहीं है, बंद करो। ध्यान देते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होते, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ जो होते हैं उनके रासायनिक संगठन क्या होते हैं? चेंज होते हैं, मतलब बदलते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है तथा उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तथा वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा उसके पदार्थों के रासायनिक संगठन में कोई चेंजिंग नहीं होती उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ऐसे गुण जिनका अवलोकन वर्णन कर सकते हैं जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता और ये बाहरी तौर पर परिवर्तित हो जाते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ध्यान दीजिए जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जो पानी होता है आपका वो बर्फ में बदल जाता है, उसने अपनी बाहरी फिजिकल नेचर चेंज कर दिया। वह लिक्विड था सॉलिड हो गया, वह द्रव था ठोस हो गया, पानी जो था क्या हो गया? बर्फ में बदल गया। जल तथा दोनों की अगर हम बात करें रासायनिक रूप से तो जल में दोनों रूप में समान है, यद्यपि बर्फ और जल और वाष्प में थोड़ा अलग अलग दिखाई देते हैं। ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं परंतु ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं।
इनका कोई रासायनिक संगठन नहीं चेंज होगा। भौतिक रूप से मतलब बाहरी रूप से हमको दिखाई दे रहे हैं कि ये लिक्विड है, और जो बर्फ होता है वो क्या है, ठोस के रूप में है। तो हमको ये दिखाई दे, भाप के रूप में भी वो जब बदलता है तो हमें उसका परिवर्तन अलग दिखाई देता है कि वो गैस के रूप में हो गया, हम टच करते हैं वो गैस के रूप में हो गया है, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल इंटरनल कोई चेंजिंग नहीं होती है, रासायनिक रूप से कोई चेंजिंग नहीं है, बस फिजिकली हमको वो चेंजिंग दिखाई देती है। और कोई नया सब्सटेंस भी बनता है क्या, कि उसके स्वाद में फर्क आ जाता है। क्या आप बर्फ का स्वाद लेते हैं या आप पानी का स्वाद लेते हैं, दोनों अलग अलग आते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों सेम आते हैं। भाप का भी स्वाद दीजिए, दोनों सेम आएंगे, बस उनमें कुछ एक्स्ट्रा न मिलाया जाए, उनके स्वाद में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्रिया द्वारा रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में क्या कर देता है, परिवर्तन लाता है। ये रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन ये रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है, जिसे हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, तथा रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, भिन्न है, क्योंकि इनकी गंध ज्वलनशीलता में भी अंतर है। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म हो जाता है, जबकि तेल को गर्म होने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें बढ़ाना पड़ता है। वो जब बहुत अच्छे से गर्म होगा, कुछ कम पे भी, जो नॉर्मल ऑयल होते हैं वो कम टेम्परेचर पे भी जल्दी गर्म हो जाते हैं। बर्तन गर्म कीजिए, तेल गर्म आपको मिल जाएगा, लेकिन वहीं पानी को पूरा आपको गर्म करना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के गर्म होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको वन लाइनर डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है तो सिंपल सी बात है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होते, और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक संगठन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी परिवर्तित होते हैं। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको पहचानने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कौन यौगिक है, नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन यौगिक है और कौन यौगिक नहीं है। चलिए क्लोरीन गैस की बात करते हैं। तो क्लोरीन गैस क्या है, यौगिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक ही तत्व प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, तत्व है। तो ये है तत्व, तो ये यौगिक नहीं है। आप इसे क्रॉस करेंगे, इसे लिखेंगे तत्व। चलिए बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, KCl की। देखिए इसमें दो तत्व मिलके बने हैं ना, और हमने यौगिक का गुण पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। तो ये यौगिक है। आयरन अकेले है तो क्या ये यौगिक है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है, तत्व है। आयरन सल्फाइड या FeS, तो ये यौगिक है कि तत्व है? यौगिक है, क्योंकि दो से अधिक तत्व इसमें हैं। एल्यूमिनियम अकेले होता है, एल्यूमिनियम तत्व है हमारा, तो ये यौगिक नहीं है, ये तत्व है। आयोडीन I2, ये यौगिक नहीं है, ये तत्व है। कार्बन C, ये भी क्या है, तत्व है। लेकिन वही कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये क्या है, यौगिक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मिलना हुआ है। सल्फर चूर्ण, सल्फर हमारा क्या है, तत्व है, यौगिक नहीं है, क्योंकि सल्फर अकेले है। अब आपको बताना है कि कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है और कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक नहीं है। चलिए बात करते हैं पौधों के वृद्धि के बारे में। क्या पौधे जब बढ़ते हैं तो उनके आकार और रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि वो फल देने लगते हैं, उनके स्वाद में भी फर्क आ जाता है, उनके पत्तों में भी फर्क आ जाता है, बहुत की चीजों बदल जाती हैं, तो इसके रासायनिक संगठन चेंज होते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। लोहा ठोस होता है और जब उसका जंग लग जाता है तो न केवल उसका कलर चेंज हो जाता है, बल्कि वो अपना फेज भी चेंज करके खत्म हो जाता है। तो यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को चूर्ण को बालू में मिलाना, लोहे के चूर्ण को बालू में मिला देते हैं तो कुछ नया बनता है क्या? नहीं बनता है। तो क्या ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं है। खाना पकाना क्या भौतिक रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल है, क्योंकि खाना पकाने से पहले स्वाद कुछ और होता है और खाना पकाने के बाद स्वाद कुछ और हो जाता है। उसमें रासायनिक परिवर्तन में उसके टर्म बदलते हैं, इसी वजह से चेंजिंग आता है। भोजन का पाचन, खाना का पचना, खाना खाते समय आपका खाना किसी और टर्म में होता है, और जब आप इसे
बाहर निकालते हैं मलद्वार से तो ये किसी और पोजीशन में चला जाता है। क्या इसे हम रिवर्स कर सकते हैं? भौतिक और रासायनिक को समझने के लिए एक और आपको मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन दोबारा पुनः वो अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते जिस अवस्था से आए थे। जैसे दूध से दही का बनना, फिर वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में वो अवस्था प्राप्त की जा सकती है। पानी बर्फ हो सकता है और बर्फ से फिर क्या हो जाएगा, वो पानी हो जाएगा, वापस अपने फेज को प्राप्त कर लेगा। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। तो भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ का बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जल से बर्फ बनता है और बर्फ से फिर वापस जल बनाया जा सकता है, और दोनों के स्वाद में भी कोई अंतर नहीं आता, और दोनों के रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना, क्या मोमबत्ती जलता है तो कोई नया पदार्थ बनता है क्या? बिल्कुल। मोम और धागा जब जलता है तो एक नया पदार्थ पीले रंग की लौ प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और लौ है वापस रिवर्स करेंगे तो मोमबत्ती और धागा मिल जाएगा क्या आपको? नहीं मिल पाएगा, यानी रिवर्स में आप नहीं जा सकते। तो ये भी क्या है? रिवर्स, ये रासायनिक परिवर्तन है। और भी बहुत सारे सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जब आपसे वाइवा लिया जाता है कि आपने अगर सेकंड चैप्टर तैयार किया हुआ है तो आपसे वाइवा के तौर पर पूछा जा सकता है सलाद का काटना। नॉर्मली तौर पर सब्जी काटना, सब्जी, कटी हुई सब्जी क्या होती है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गोभी कटने के बाद गोभी ही रहती है, वह गाजर नहीं हो सकती, वह लौकी नहीं होगी। सलाद अगर कट रहा है आपका तो सलाद सलाद ही रहेगा। क्या मूली काटते हैं गाजर हो जाता है क्या? वो काटने के बाद उसका साइज छोटा हो गया, उसने अपना भौतिक फिजिकल नेचर चेंज कर दिया, लेकिन केमिकल नेचर अभी भी है। क्या मूली आपने बड़ा मूली, पूरी मूली की अवस्था है, मूली आपने खाया तो बड़ी मूली का स्वाद कुछ और, मूली छोटा छोटा काट देंगे तो स्वाद कुछ और हो जाता है क्या? अगर ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता तो स्वाद में परिवर्तन होता कि नहीं होता? तो इसीलिए सलाद का कटना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पेड़ का कटना भौतिक ही परिवर्तन है। पेड़ बड़ा था, आपने काट के छोटा कर दिया। कि आम की लकड़ी काटते हैं तो काटते ही अमरूद हो जाता है, ऐसा है? नहीं है, कि उसके बस उसने अपना आकार क्या कर लिया? छोटा कर लिया। जैसे जल था तो जल लिक्विड में था, उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे तो लिक्विड में था, अब उसके मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर के बर्फ बन गया है। तो बस यही फर्क है कि वो इकट्ठा है और इकट्ठा के बाद टूट गए हैं, तो इसमें ही अंतर। तो ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ करके आपकी मेंटल एबिलिटी को जांचा जा सकता है कि आप कितने इंटेंसिटी हो करके क्वेश्चंस को पढ़े हैं। आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।